आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी एंड आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो भी 2025 के लिए आपने गोल सेट किया होगा उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो विद और मैं क्या है आपके लिए जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए ना मैं एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिसमें क्या होगा कि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद करवा पाऊँ, हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाएँ। क्योंकि आज ना जो भी है वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि हम हार्ड वर्क कितना कर रहे हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना कि हम मतलब टाइम कितना मैनेज कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कितना कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। एंड हम टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्मार्ट अप्रोचेज हम कितना लगा पा रहे हैं। तो आज मैं इसी तरीके से कि स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आपको वर्ड याद करवाने जा रहा हूँ। हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद करेंगे। हम 15 मिनट में 20 टू 25 वर्ड, 15 मिनट्स में 20 टू 25 वर्ड्स ऐसे याद करने वाले हैं जो हमेशा कभी ना भूलें। ऐसे मैं 50 मिनट की वीडियो डेली लाता रहूँगा जिसमें आपको ऐसे तरीके से वर्ड याद करवाऊंगा जिसमें वर्ड हम कभी नहीं भूलें। ठीक है, और मैं आपको कैसे वर्ड याद करवाने जा रहा हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड डायरेक्ट हम क्लास पे जंप करेंगे। जैसे मैं करवाऊंगा ईडियम्स। ईडियम्स हम याद करेंगे विद द ओरिजिन। ओरिजिन नहीं होगा तो उसका स्टोरी और पिक्चर, तो सारा जो भी होगा उसमें अब अपना जो भी पिक्चर वगैरह होगा वो तो अपन रहेगा ही। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ वर्ड्स में हिंट लगाएंगे, नहीं तो फिर पिक्चर के थ्रू अपन डायरेक्ट माइंड में उसको कनेक्ट करेंगे कि हाँ इसका ये मतलब था। ठीक है, वर्ड्स जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को अपन कैसे याद करेंगे, जो भी नेमोनिक्स होंगे ना, कुछ तो नेमोनिक्स बनाएंगे, कुछ स्टोरीज बनाएंगे। ठीक है, उसके हेल्प से और जो भी रिलेटेड पिक्चर होगा उसकी हेल्प से अपन वर्ड्स को याद करेंगे, जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स। मैं कभी नहीं बोलता कि सिनोनिम्स ऐसे याद करोगे, इस वर्ड का ये सिनोनिम्स है, इस वर्ड का ये एंटोनिम्स है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि आप तो वर्ड याद करो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो खुद बाद में खुद से मिलने लगेंगे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का क्या होता है, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट से होते हैं, इनका स्टोरी बनाना और नेमोनिक्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अपन क्या करेंगे, इनको कोई वर्ड अपन स्टोरी के हेल्प से, कोई फ्रेजल वर्ब है उसको अपन स्टोरी के हेल्प से, कोई फ्रेजल वर्ब है उसको अपन नेमोनिक्स की हेल्प से, कोई फ्रेजल वर्ब है अपन उसको पिक्चर की हेल्प से ऐसे याद करेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आपने वोकैब सीरीज अच्छे से फॉलो किया तो आपके एग्जाम तक मैं बहुत अच्छा आपको वोकैब करवा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मेरी प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त क्लास हो रही है। आप जाके, जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल सुप्रा एकेडमी पे डलवा दिया है, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी पीडीएफ वगैरह है वहाँ से। और उसके अलावा मैं काफ़ी क्विजेज वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के आप उन वर्ड को याद कैसे करेंगे, जैसे कुछ आज वर्ड याद करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ दो से तीन वर्ड आपको ऐसे होंगे कि आप बार बार भूल रहे होंगे, तो आपको उसको वोकैब डायरी में नोट कर लेना है। ठीक है, और 7 दिन बाद एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन दे देना है, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद दे देना है, फिर उसके बाद 6 महीने बाद। आप देखोगे कि आप जिंदगी भर आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको ना रटवा नहीं रहा हूँ वर्ड्स को, मैं आपको इनकी स्टोरी बता रहा हूँ, इनका ओरिजिन बता रहा हूँ। तो उनके पीछे का जब अपन को ओरिजिन समझ आ जाता है ना, तो वो वर्ड अपन को ओरिजिन से याद आते हैं, ना कि वर्ड देख के याद आते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपको क्लास पसंद आएगा। सो प्लीज़ अभी से मेरे चैनल को अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसके अलावा जो भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एट द एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको लगा कैसे। ठीक है, सो विद दिस आई स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट वर्ड इज अ मैन ऑफ स्पिरिट। अब मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है, तो इसके लिए अपन समझना होगा स्पिरिट का मतलब क्या होता है। स्पिरिट का मतलब होता है साहस। ठीक है, स्पिरिट का मतलब होता है साहस। तो ऐसा पर्सन जिसके अंदर साहस हो, ऐसा पर्सन जिसके अंदर साहस हो, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर साहस हो। अब मैन ऑफ स्पिरिट मतलब ऐसा पर्सन जिसके अंदर साहस हो, मीन्स करेजियस मैन, साहसी व्यक्ति। स्पिरिट, अगर आपको स्पिरिट का मतलब भी पता होगा ना तो आप इस इडियम को आराम से याद कर लोगे। मैन ऑफ स्पिरिट मीन्स अ साहसी व्यक्ति, करेजियस मैन। एक और इडियम याद करवा देता हूँ विद दिस, इसके साथ में, इन हाई स्पिरिट। ठीक है, ठीक है, इन हाई स्पिरिट, इसका भी मतलब होता है साहसी व्यक्ति। ठीक है, इसके साथ में एक और अपोजिट याद करवा देता हूँ मैं। ये वाले वर्ड्स ना हमारी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो अभी से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये भी वर्ड होते हैं। ये वाला तो इसका अपोजिट है, मैन ऑफ स्टॉर्म, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई महत्व ना हो। इन हाई स्पिरिट मतलब ऐसा व्यक्ति जो साहसी हो। ठीक है, अ करेजियस मैन,
अब मैन ऑफ स्पिरिट, ठीक है। अब इसको अपन नेमोनिक्स कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने टीवी वगैरह के ऐड देखे होंगे। सो जो इसमें एक्टर होता है जो भी स्टंट वगैरह करता है, आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू पी के जा रहा है और कोई भी स्टंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो, इमेजिन कर लो, वो स्प्राइट पी के जा रहा है और कोई भी स्प्राइट पी के जा रहा है और कोई भी स्टंट कर लिया, मतलब स्प्राइट पी के उसके अंदर स्पिरिट आ गई, स्प्राइट पी के ना उसके अंदर साहस आ गया, स्प्राइट पी के उसके अंदर स्पिरिट आ गई, साहस आ गया और उसने खतरनाक डेंजरस स्टंट कर दिया। अब मैन ऑफ स्पिरिट मतलब साहसी व्यक्ति, ठीक है। ये ऐसे अपन नेमोनिक्स बना बना के अपन इनको याद करेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है। सेकंड सेकंड जो है अ मंथ ऑफ संडे। अब मंथ ऑफ संडे को समझने के लिए ना अपन को दो वर्ड समझने होंगे, ठीक है। पहले उसका ओरिजिन बताता हूँ कि ओरिजिनेट हुआ कहाँ से है, तो इसको समझने के लिए दो वर्ड समझेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ड है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है कि 14 से जो 15 दिन का एक समय होता है ना, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। जो 14 से 15 दिन का 14 टू 15 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन फोर्टनाइट, ठीक है। ऐसे ही जो 30 टू 31 वीक का 30 टू 30 ये वीक है, देखो वीक टाइम है, ठीक है। यहाँ पे डेज है और ये वीक है, तो जो 30 टू 31 30 और 31 वीक का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं अपन अ मंथ ऑफ संडेज। मतलब कि संडेज का पूरा मंथ हो गया, मतलब एक वीक में एक बार संडे, 31 संडे हो गए, मतलब 31 वीक कंप्लीट हो गया, 30 संडे हो गए, 30 वीक कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा मंथ कंप्लीट हो गया संडे का, ठीक है। वहीं से ओरिजिन हुआ है अ मंथ ऑफ संडे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय। अ मंथ ऑफ संडे वीक, ये ना हाफ ईयर से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 52 वीक रहते हैं एक ईयर में, ठीक है। तो ये ना कितना टाइम हो गया, खुद सोच के देखो कितना टाइम हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 30 टू 30 हाफ ईयर के अप्रॉक्स हो गया, हाफ ईयर से भी ज़्यादा हो गया। अ मंथ ऑफ संडे मीन्स अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। इट विल टेक अस अ मंथ ऑफ संडे टू फिनिश द टास्क। ये हमें बहुत लंबा समय लेगा इस टास्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल याद क्यों करवा, या मतलब याद नहीं, सॉरी, आपको एग्जांपल एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ आपको ना, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा केवल ये एग्जांपल दिए क्यों है, कभी प्री में तो नहीं बट मेंस में क्या होता है वो ना पूछ लेता है। जैसे कोई भी वर्ड दे दिया उसमें फिल करने के लिए दे देगा हाफ बीच में कि ईडियम कौन सा आएगा, तो आपको अगर आपको एक आइडिया होगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये कैसी जगह यूज हो रहा है, तो वहीं वहाँ से आपको ना इजी होगा आपको फिर मतलब जो भी आप ऑप्शन टिक करने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज अब मूड पॉइंट। मूड पॉइंट का अपन ओरिजिन समझते हैं। जैसे अपने अपने कंट्री में तो नहीं, जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में जो जो बच्चा लॉ वगैरह पढ़ने के लिए जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा रिहर्सल वगैरह के लिए एक कोड बनाते हैं कॉलेज वगैरह में। उनको सिखाते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको आगे चल के प्रैक्टिस करना मतलब बोलना कैसे है, आगे आपको जो भी बहस करना है, आपको मतलब जो भी आर्गुमेंट वगैरह देना है तो देना कैसे है, तो उस कोड को बोलते हैं अपन मूड कोड। और जिस पॉइंट पे बहस की जाती है, जिस पॉइंट पे आपको डिस्प्यूट मतलब आर्गुमेंट वगैरह देने होती हैं, उसको बोलते हैं अपन मूड पॉइंट। तो वहीं से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ है। मूड पॉइंट मीन्स डिस्प्यूटेड, मूड पॉइंट मीन्स अ पॉइंट, अ क्वेश्चन ऑफ आर्गुमेंट, मतलब जस्ट जिस पर बहस की जा सके, जो बहस मतलब विवादित, जिस पर बहस कर रहे हैं वो मतलब विवादित। अब मूड पॉइंट मीन्स विवादित, डिस्प्यूटेड, मूड पॉइंट मीन्स डिस्प्यूटेड। वट एवर whether Shakespeare actually wrote the poems remains a moot point among the critics। जो भले से शेक्सपियर ने ना काफ़ी पोइम लिखी हैं, बट उसमें से काफ़ी पोइम तो ऐसी हैं जो कि क्रिटिक्स के अंदर ना हमेशा मूट पॉइंट रहती हैं, हमेशा विवादित रहती हैं। क्रिटिक्स हमेशा उसको विवादित कर मतलब विवादित होती रहती हैं जो भी पोइम्स है। शेक्सपियर की काफ़ी पोइम्स हैं इनमें। और नेक्स्ट वर्ड इज अब पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, इसको मैं आपको 10th क्लास वगैरह में जो भी हमारा वो होगा उसके हेल्प से याद करवाता हूँ। जैसे आपने ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे टीचर वगैरह बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो टीचर क्या बोलते थे, साइंस वगैरह जो भी साइंस में होता था, जो 10th क्लास में तो साइंस सबके पास था, तो सबको ये पता होगा कि साइंस में क्या बोलता टीचर, क्या बोलता था कि बट बेटा भले से थ्योरी ना आए बट डायग्राम जरूर बना देना, भले से थ्योरी ना आए बट डायग्राम जरूर बना देना। हम थ्योरी कहाँ तक लिखते थे, इतना, इतने में, डायग्राम कितना बनाते थे, इतने में, ठीक है। तो हमको क्या होता था, हाफ नंबर मिल जाते थे। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी डायग्राम दोनों हैं, तो थ्योरी के 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स, और 2.5 मार्क्स डायग्राम के। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया तो थ्योरी देखो कितने में लिखा है और डायग्राम कितने में लिखा है।
कितना कम में डायग्राम में और कितने ज़्यादा में थ्योरी है। सो जो डायग्राम वगैरह होता है, जो पिक्चर होता है, वो वर्ड से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब जो हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कभी कभी चीज़ों को, वो अपन थ्योरी वगैरह में जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम पिक्चर में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो भी अब पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, मतलब एक पिक्चर में बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। एक पिक्चर जो थ्योरी वगैरह उससे होती है उससे कहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। अ पिक्चर कन्वे इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली देन वर्ड्स। एक पिक्चर क्या होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करती है देन कंपेयर टू द वर्ड्स। ठीक है। वाओ, दिस फोटोग्राफ रियली इज अमेजिंग, अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स। वाह, ये पिक्चर तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। ये पिक्चर में 1000 वर्ड्स होते हैं। ठीक है। A red rectangle. A red rectangle means an object, a trance or act that is certain to provoke. एक ऐसी चीज जो कि किसी को भड़काने के काम आए। जैसे रैग का मतलब होता है पुराना कपड़ा। रैग मतलब पुराना कपड़ा। अब रेड रैग, जैसे सांड वगैरह को लाल कपड़ा दिखाते हैं। रेड कोई कपड़ा, सांड को कपड़ा दिखाना मतलब सांड को भड़काना, सांड को लाल कपड़ा दिखाना, सांड को भड़काना। ठीक है। अब से एग्जाम्पल तुम खुद पढ़ोगे, एग्जाम्पल मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने में। ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल खुद से पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना है, अपने आंखों के आगे से निकाल देना है। मैं आपको केवल इनके हिंट हिंट विद द हेल्प ऑफ हिंट आपको ये वर्ड्स याद करवा रहा हूँ केवल। ठीक है। जो भी इडियम्स है उनको याद करवा रहा हूँ। ठीक है। अ रेड रेग टू बुल मीन्स सांड को लाल कपड़ा दिखाना, मतलब सांड को भड़काना, किसी ऐसी पर्सन को कुछ ऐसी चीज करना जिससे उसको गुस्सा आए। और नेक्स्ट वर्ड इज बैक समवन अप। बैक समवन अप, ये तो आपने गेम्स वगैरह जो भी पबजी फ्री फायर वगैरह गेम खेला होगा उसमें आपने ये सुना ही होगा, बैकअप दे बैकअप दे बैकअप दे। या फिर दूसरी तरीके से ये भी सुना होगा कि आर्मी वगैरह में बोलते हैं कि आर्मी ने इतना बैकअप रखा हुआ है, आर्मी ने इतना बैकअप रखा हुआ है। तो बैक, इसको काट बीच में अगर इसको ऐड कर दें ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो बैकअप मतलब समर्थन करना, पीछे से समर्थन देना। बैकअप मीन्स बैक सम्मान मतलब किसी को समर्थन देना। बैक सम्मान अप मीन्स किसी को समर्थन करना। बैकअप बैक समवन अप मतलब किसी को समर्थन करना। टू गिव समवन सपोर्ट एंड और असिस्टेंट टू समवन और समथिंग, किसी चीज को समर्थन देना। और नेक्स्ट वर्ड इज बैकआउट। बैकआउट मीन्स होता है वायदा खिलाफी कर देना, किसी से वायदे से मुकर जाना। कोई आपने प्रॉमिस कर दिया, आप उससे मुकर गए। ठीक है। जैसे आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे बाजीराव फर्स्ट था ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, उसने फर्स्ट था या बाजीराव सेकंड। सो उसने ना मुगल शासक जो भी मुगल रूलर था मोहम्मद शाह रंगीला, उस पर अटैक कर दिया था। एंड जब अटैक कर दिया तो फिर उसके बाद में उससे बहुत सारा पैसा लिया था और उससे बोला था कि जब भी तुम्हें नीड होगा हम तुम्हारे सपोर्ट में आएंगे और तुम्हें जो भी एक्सटर्नल अटैक होंगे उससे हम तुम्हें बचाएंगे। बट जब मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम नादिर शाह ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला पर, तो इसने बैकआउट कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नादिर शाह की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ये अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए इसने क्या कर दिया, बैकआउट कर दिया। इतना सारा पैसा लेने के बाद में भी क्या कर दिया, बैकआउट कर दिया। बैकआउट मीन्स टू विदड्रॉ स्पेशली फ्रॉम एन कमिटमेंट और कंटेस्ट, मतलब किसी कमिटमेंट या कंटेस्ट से पीछे हट जाना, किसी वायदे से मुकर जाना। अब बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन इसका ईडियम, इसका ओरिजिन समझते हैं अपन, ओरिजिन समझ। सो टेनिस और फुटबॉल वगैरह में क्या होता है, ऐसे ये होता है, पूरा कोर्ट होता है ना। तो जब भी कभी फाउल वगैरह हो जाता है ना, जैसे आप बॉल वगैरह कुछ भी लेके, फुटबॉल बॉल वगैरह लेके ना, आप यहाँ तक भले से यहाँ तक पहुँच गए, इसके अंदर पहुँच गए, बिल्कुल एकदम पास में पहुँच गए। बट पास में पहुँचने के बाद में भी कभी फाउल वगैरह हो जाता है ना, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, स्क्वायर पे आना पड़ता है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। सो यहीं से ईडियम का ओरिजिन हुआ है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जहाँ के तहाँ पहुँच जाना। जहाँ से स्टार्ट किया गेम से, गेम यहाँ से स्टार्ट होता है और फाउल हो गया तो फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। सो गेम जहाँ के तहाँ पहुँच गए, बैक टू स्क्वायर वन में जहाँ के तहाँ पहुँच गए, जहाँ के तहाँ। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स टू रिटर्न टू ए स्टार्टिंग पॉइंट। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स जहाँ के तहाँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो इसका ईडीएम का ओरिजिन, इसका ओरिजिन देखो ये है कि पुराने समय में, जैसे आज तो डिजिटल बोर्ड है, हम सारी चीज़ों को सेव कर लेते हैं। बट एंशिएंट टाइम में क्या होता था, बोर्ड वगैरह नहीं होते थे, डिजिटल बोर्ड वगैरह, वो जो भी चौक वाले बोर्ड होते थे। तो जो भी कोई भी साइंटिस्ट है, उसको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई थ्योरी लिखनी है, कोई भी थीसिस से लिखना है, तो वो क्या करता था, उस पर बोर्ड पे लिखता था। एंड लाइक उसने कभी कोई एरोप्लेन का मॉडल बना लिया, ठीक है, एरोप्लेन का मॉडल बना लिया और उसने वो मतलब उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया उस प्लान को।
लाइक उसने कोई थ्योरी लिखी, उसका एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह कोई भी मॉडल वगैरह उसका उसका पूरा जो भी डिटेल लिखा एंड उसको एग्जीक्यूट कर दिया, बट जब बनाया तो वो कम्प्लीटली फेल हो गया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से सारी चीज़ों को वापस इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो कहाँ गया, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। बैक टू ड्राइंग बोर्ड मीन्स फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना, नए शुरू से शुरू करना, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, फिर से शुरुआत करना, प्लान इट ओवर ऑल ओवर अगेन। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड इज बैड हैट्स। बैड हैट्स मीन्स बुरे चरित्र के लोग। बैड हैट मीन्स बुरे चरित्र के लोग। ठीक है, जैसे पुराने समय में क्या होता था, वो बन गया था, लॉन्ग कैप होती थी वो बैड करेक्टर के लोग होते थे। जो नॉर्मल कैप होती थी, नॉर्मल कैप, प्लेन कैप, वो ना जेंटलमैन की इंसानी होती थी। जैसे आज हमारे यहाँ पे जैसे बन चुका है, ओमनी गाड़ी होती है ना, उसको किडनैपिंग वाली गाड़ी बना दिया। ऐसे जो लॉन्ग कैप वाले लोगों को ना वहाँ पे ऐसा मतलब ऐसा एज्यूम करा जाने लगा था कि ना बुरे लोग होते हैं वो। मतलब कभी कभी चीज़ें ऐसी होती नहीं है, बट फिर भी एज्यूम करा जाने लगा था वहाँ पे। जैसे अपने ओमनी गाड़ी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमेशा उसमें किडनैपिंग ही होती है, बट उसका इमेज बन गई है किडनैपिंग किडनैपिंग। सो ऐसे ही यहाँ पे वो बन गया था कि जो लॉन्ग कैप होती है वो बुरे चरित्र के लोगों की, मतलब जो बैड पीपल होते हैं उनकी निशानी होती है। सो बैड हैट मीन्स पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। और नेक्स्ट इडियम इज वॉल इज इन योर कोर्ट। वॉल इज इन योर कोर्ट, जैसे टेनिस वगैरह में, जैसे गेम है टेनिस, तो टेनिस वगैरह में अगर तुम्हारे कोर्ट में बॉल आ गई तो तुम्हारा डिसीजन लेना है कि बॉल को सेंड कौन सी डायरेक्शन में भेजना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो अपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में तुम्हें भेजना है। वहीं से इस मीडियम का ओरिजिन हुआ है। बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, किसी पर कोई निर्णय निर्भर करना। और नेक्स्ट इडियम इज अब बनाना ऑयल। आपने मस्टर्ड ऑयल सुना होगा, आपने पीनट ऑयल सुना होगा, आपने तिली का भी तेल सुना होगा, आपने लौकी का भी तेल सुना होगा, कभी आपने केले का तेल सुना है? क्योंकि होता ही नहीं है। तो नॉनसेंशियल टॉक, बिना अर्थ की बात। बनाना ऑयल मीन्स बिना अर्थ की बात, बिना बिना सेंस की बात। बनाना ऑयल मीन्स बिना सेंस की बात। ठीक है, नेक्स्ट वार्क इज वर्स देन अ वाइट। ऑल वार्क एंड नो वाइट। ये तो सुना ही होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो तो सबने सुना होगा। जैसे वार्क इज वर्स देन अ वाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। इस पे आपने आजकल मीम्स भी बहुत सारे देखे होंगे कि एक कुत्ता होता है, वो इस गेट के पास अगर इधर है तो बिल्कुल दब्बू सा है, डर रहा है, बट गेट के उस पार पहुंच के फिर भौंकने लगता है। ठीक है, ऐसे एक मीम आजकल मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि एक कुत्ता होता है, बिल्ली पे बहुत ज़्यादा बाहर से भौंकता रहता है। जैसे बिल्ली के पास में लोग उसको कुत्ते को उठा के फेंक देते हैं, वो कुत्ता इतना जोर से रोने लगता है, इतना जोर से डरने लगता है, बिल्कुल कँप जाता है। तो वार्क जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वार्क इज वर्स देन वाइट। ऑल वार्क एंड नो वाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और वार्क इज वर्स देन वाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और नेक्स्ट वर्ड इज वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री। वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है जैसे पेड़ वगैरह होता है ना, उसमें जो उसकी बार्क होती है, बार्क में जो उसके निशान बने होते हैं ना, उस पेड़ की ट्रू आइडेंटिटी होती है कि इस तरीके से पेड़ को पहचाना जाना चाहिए। बट अगर किसी पर्सन ने उन चीज़ों को ध्यान से ना देखा और किसी दूसरे पेड़ के पास में जाके वो सोच रहा है कि ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ है, तो वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री में तो किसी बात का गलत कारण होना, मतलब किसी कोई चीज़ है कुछ और अपन समझ कुछ और रहे हैं, कोई चीज़ है कुछ और समझ कुछ और रहे हैं। वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कोई भी चीज़ है कुछ और समझ कुछ और रहे हैं हम। टू बी द रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ फॉर समथिंग, किसी चीज़ का गलत कारण होना, टू बी द रॉन्ग रीजन। जैसे ये कुत्ता है, बिल्ली इधर छुप के बैठी है, देखो ये बैठी है और कुत्ता इधर भौंक रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा बाबूले को कि किधर भौंकना है। इसने भी क्या कर लिया, वॉकड अप द रॉन्ग ट्री, ही हैज वॉकड अप द रॉन्ग ट्री, वॉकड अप द रॉन्ग ट्री। और नेक्स्ट वर्ड इज बैटन डाउन द हैचेज। बैटन डाउन हैचेज का मतलब होता है जो शिप और प्लेन के गेट होते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन हैचेज। हैचेज का मतलब होता है जो शिप और प्लेन के गेट होते हैं उसको बोलते हैं अपन हैचेज। बैटन बैटन का मतलब होता है कि टाइटली बंद कर देना, बैटन का मतलब होता है टाइटली बंद कर देना। हैचेज का मतलब होता है शिप और प्लेन के गेट होते हैं उनको बोलते हैं अपन हैचेज। और जैसे अपन शिप में ना बाहर आराम से घूम सकते हैं, बट जब कभी तूफान वगैरह लग रहा है अपन को कि तूफान वगैरह आने वाला है, तो अपन ने क्या हुआ कि गेट वगैरह टाइटली बंद कर दिए, मतलब वी हैड बैटन डाउन द हैचेज, हमने क्या हुआ टाइटली गेटों को बंद कर दिया, मतलब हम किसी जो समस्या आने वाली है उसके लिए रेडी हो गए। टू प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशन,
टू प्रिपेयर, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना। बैटन डाउन दी हचेज मीन्स कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना। जैसे शिप वगैरह पे तूफान आने वाला था, हमें पता चल गया पहले से, हमें अवेयर हो गया ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमने गेट बंद टाइटली बंद कर लिए। अब जो भी होगा बाहर होता रहेगा, हम तो अंदर सेफ हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए जो मतलब जो भी डिफिकल्टी आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर होना। अब नेक्स्ट इडियम इज वी आर डेव हैंड एट समथिंग, वी आर डेव हैंड एट समथिंग। इसको मैं पहले स्टोरी सुनाता हूँ इसकी, फिर उसके बाद में आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। जैसे एक कंपनी में ना एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मशीन भी ख़राब हो जाती है, तो उसको इम्प्रूव कर, जो भी इसको रिपेयर करने के लिए काफ़ी इंजीनियर्स वगैरह बुलाते हैं, बट वो सभी फेल हो जाते हैं, वो अपना उस मशीन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। फिर एंड में एक इंजीनियर आता है, वो केवल उस पर एक हथौड़ा मारता है और मशीन काम करना स्टार्ट कर देती है। तो जब उसका जो ऑनर होता है वो पूछता है कि कितना, जो भी ऑनर या मैनेजर होता है वो पूछता है कितना तुम्हारा कितना वो हो गया चार्ज, तो वो बोलता है लाइक 1.5 लाख या 3 लाख ऐसे कुछ चार्ज बताता है। तो वो बोलता है कि एक हथौड़ा मारने का इतना क्यों? तो बोलता है ये हथौड़ा मारने का नहीं है, नहीं 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 सर, ये हथौड़ा मारने का नहीं है, मुझे ये हथौड़ा, ये पैसा इस बात का है कि मुझे इस बात का पता है कि मुझे हथौड़ा मारना कहाँ है। हथौड़ा मारना कहाँ है मीन्स मुझे इस प्रैक्टिस का पैसा है मेरी, का मैंने जितने साल ये मेहनत की है, तो मुझे हथौड़ा मारना कहाँ है उस बात का पैसा है। मतलब ही हैड डेव हैड एट समथिंग, ही हैड अ डेव हैंड एट समथिंग, उसे मतलब इस बात का पता था कि मुझे हथौड़ा मारना कहाँ है। मतलब किसी किसी काम में कुशलता, मतलब कोई भी काम हो उसमें उसको कुशलता थी कि हाँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को हिट करना है, तभी ये मशीन चालू होगी। और नेक्स्ट वर्ड इज कॉल इनटू अ क्वेश्चन। कॉल इनटू अ क्वेश्चन का तो सीधा मतलब होता है क्वेश्चन कॉल करना, क्वेश्चन कॉल करना, क्वेश्चन कॉल करना मतलब संदेह करना। तुमको जैसे कभी कभी हम घर पे लेट हो जाते हैं, लाइक अपन दोस्त वगैरह के साथ में थोड़ा बाहर चले गए, तो पापा वगैरह को डाउट हुआ, तो पापा जी वगैरह से बोल के गए कि हम मम्मी या पापा जी वगैरह से बोल के गए कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ बट तुम लेट हो गए आने को। तो पापा जी वगैरह को संदेह हुआ कि तुम नहीं कहीं और से आ रहे हो, तो वो तुमसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तुम्हें कॉल करेंगे, कॉल करके तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। कॉल इनटू क्वेश्चन, तू है कहाँ, क्या कर रहा है, इतना देर कहाँ हो गया, मतलब उनको संदेह है कि तुम बाहर हो। तो कॉल इनटू क्वेश्चन मीन्स संदेह करना, टू कॉज डाउट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ पे संदेह करना। कॉल इनटू क्वेश्चन मीन्स किसी चीज़ पे संदेह करना, कॉल इनटू क्वेश्चन मीन्स किसी चीज़ पे संदेह करना। ठीक है। किम आउट ऑफ हिज सेल, किम आउट ऑफ हिज सेल, किम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब होता है कि मिलनसार होना। टू बिकम मोर कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली विथ पीपल, लोगों के साथ में ना थोड़ा घुल मिलने लगना। जैसे जो हमारा क्या बोलते हैं, कछुआ वगैरह होता है ना, कछुआ वगैरह का आपने देखा होगा, उसकी पूंछ और मुंह बाहर होता है, बट जैसे ही आप उसके पास में जाओगे ना, वो अपने मुंह और पूंछ वगैरह सब अपना सेल के अंदर कर लेता है, सेल के अंदर कर लेता है। बट जब आप उसको कुछ खाने को दोगे, उसको अच्छे से खिलाओगे, मतलब थोड़ा बहुत हाथ फेरोगे उसके ऊपर, तो वो ना थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ में, और वो अपनी गर्दन वगैरह जो भी गर्दन है और पूंछ वगैरह बाहर निकालता है। तो वो क्या होता है कि केम आउट ऑफ हिज सेल, ही स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ हिज सेल, ही स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ हिज सेल, मतलब वो थोड़ा मिलनसार हो गया, सोशलेबल हो गया, वो कंफर्टेबल हो गया। मीन्स मिलनसार होना, टू बिकम मोर कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली विथ पीपल। आई होप आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज कैन नॉट होल्ड अ कैंडल। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है कि जिसका किसी से कंपेयर ना किया जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके। जैसे कि आपको इसका ओरिजिन बताता हूँ, लाइक स्टोरी, एक अपन हिंट वगैरह बनाते हैं कि जैसे एक पर्सन है, तो पुराने समय में क्या होता था कि कुछ भी करना होता था ना, तो नाइट वगैरह में उसके पास कुछ लाइक आर्टिस्ट है, उसका कोई चेला है और दो चेले हैं, एक सही है मतलब दोनों चेले हैं। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, उनके पास में लाइट वगैरह बल्ब वगैरह तो होते नहीं थे, तो क्या करना पड़ता था उनको, जो कैंडल वगैरह होते तो उसके लाइट के थ्रू जो भी काम नाइट वगैरह में काम करना पड़ता था। तो ऐसे एक चेला है जो कि कैंडल भी सही से नहीं पकड़ पा रहा, और एक चेला है जो कि कैंडल भी पकड़ पा रहा है और बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है। तो क्या उन दोनों को कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वन पर्सन हु कांट होल्ड अ कैंडल कांट बी कंपेयर्ड विद अनदर पर्सन, अनदर वन। ठीक है। सो कैन नॉट बी कंपेयर टू, कांट होल्ड अ कैंडल मीन्स कांट बी कंपेयर टू, जिसकी तुलना ना की जा सके। कांट होल्ड अ कैंडल, जिसकी कंपेयर ना की जा सके, जिसका कंपेयर ना किया जा सके। कैन नॉट कट द मस्टर्ड, कैन नॉट कट द मस्टर्ड, जैसे हाशिया होता है, ये जो भी हाशिया होता है इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं।
ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ भी बोल देते हैं इसको, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, इसको हाशिया होता है। सो अगर इसका काम क्या होता है, सरसों मस्टर्ड वगैरह काटना, कांट कट द मस्टर्ड। अगर इसको ये मस्टर्ड वगैरह नहीं काट पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो इसको काम असाइन किया गया है उस काम को नहीं कर पा रहा है। सो कांट कट द मस्टर्ड मीन्स टू बी अनेबल टू डू अ वर्क। जो भी काम इसको असाइन किया गया है उस काम को नहीं कर पाना। कांट कट द मस्टर्ड मीन्स जो भी काम असाइन किया गया है उस काम को नहीं कर पाना। विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो इसके रिमेनिंग वर्ड्स हैं जो 20 से आगे के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। एंड इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, मुझे इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा जो भी यूट्यूब वगैरह आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर